फिरोज शाह तुगलक के बाद पिछले दिन हम लोग फिरोज शाह तुगलक के लोक कल्याणकारी नीतियों के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ते हैं परवर्ती तुगलक वंश के बारे में। परवर्ती तुगलक वंश। हम लोगों ने पढ़ा कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य जो है मोहम्मद बिन तुगलक का था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने, याद रखने की बात है कि दिल्ली सल्तनत के सबसे विस्तृत साम्राज्य पे शासन किया। और उसके बाद उनके भाई फिरोज ने बामुश्किल लगभग सफल रहे कि उस साम्राज्य को संभालने में। और जैसा होता है कि एक बड़े सफल साम्राज्य के बाद पतन का समय आता है, तो फिरोज के बाद उनके उत्तराधिकारी 1328 से लेके 1412 तक बड़े कमजोर उत्तराधिकारी हुए और धीरे धीरे तुगलक वंश अपने अवसान की तरफ बढ़ते हुए 1412 को तुगलक वंश का खात्मा हो गया। उसके बाद सैयद वंश आते हैं। अगर सुल्तानों की बात करें तो 1388-89 कुछ समय के लिए, 88 के बाद एक साल के लिए तुगलक शाह शासक बनते हैं। और उन्होंने गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय के नाम से, टाइटल के नाम से एक उपाधि धारण की। किसने? तुगलक शाह ने 1388 में गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय की उपाधि लेते हुए वो दिल्ली सल्तनत का राजकाज संभाले। और इनको शासक बनाने में फिरोज के जो दास थे, स्लेव थे, उनकी बड़ी भूमिका थी। उन्होंने गद्दी दिलवाने में बड़ी मदद की थी। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय जो थे, ये बड़े युवा और अनुभवहीन शासक सिद्ध हुए और ये भोग विलास में लिप्त थे। और उसका परिणाम ये हुआ कि ये शासकीय दायित्वों के प्रति, शासकीय कार्यों के प्रति विरत रहे। और एक समय ऐसा भी आया कि फिरोज के जिन दासों की सहायता से इनको सत्ता मिली थी, और उन्हीं दासों के षड्यंत्र के चलते इनको गद्दी से हटना पड़ा। हुआ ये कि इन्होंने अकारण, बिना किसी कारण के, अपने भाई सालार शाह को बंदी बना लिया। और पहले भी इनकी एक दो घटनाएं इस तरह की थी, इस नाते लोग समझने लगे कि विश्वसनीय नहीं है। दासों ने ही उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया, वो भागे। तुगलक शाह, गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय की उपाधि से जिन्होंने सत्ता संभाली थी 1388 में, वो भागे। जब जिन दासों ने उन्हें गद्दी पे बैठाया था, उन्होंने ही उनके विरुद्ध षड्यंत्र कर दिया। बाद में उन्होंने बंदी बनाया, बंदी बना के उनका वध कर दिया। इसके बाद अबू बकर शाह आते हैं। वो भी 89 से 90 तक ही रह पाए, साल 6 महीने के मेहमान थे। और उनका ज़्यादा समय तो इसी में लगा रहा कि जो राजनीतिक षड्यंत्र उनके विरुद्ध हो रहे थे, जो कुचक्र थे, उनको वो दबाने में ही उनका समय, जो छोटा सा कुछ महीनों का शासन था, वो बीत गया। और इसके बाद नासरुद्दीन मोहम्मद शाह आते हैं। ये थोड़ा ठीक ठाक 1390 से, नासरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से 1394 तक मोटा मोटा 4 साल रहे। और इन्होंने पहला काम ये किया कि अबू बकर शाह को इन्होंने कहा कि पहले उनके साथियों को निपटाया जाए, तभी तो इनका राज निष्कंटक हो सकता था। और बाद में इन्होंने अबू बकर शाह को बंदी बना लिया और बंदी बना करके उन्हें जेल खाने में डाल दिया। और लेकिन सत्ता, इनके समय तक केंद्रीय सत्ता काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और विभिन्न स्थानों पे विद्रोह प्रारंभ हो गए थे। लोग अपने आप को आज़ाद करना शुरू कर दिए थे, तो शासन का पतन शुरू हो चुका था। और 1384 में ये नहीं रहे। इनके दिवंगत होने के बाद इनका एक बेटा था, हुमायूं। इसका बेटा था, नासरुद्दीन मोहम्मद शाह का बेटा था हुमायूं। वो गद्दी पर बैठा। उसने गद्दी पर बैठने के बाद एक उपाधि धारण की, अलाउद्दीन सिकंदर शाह। ये अलाउद्दीन और सिकंदर का बड़ा फैशन था। तो अलाउद्दीन और सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके हुमायूं, जो नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह का बेटा था,
गद्दी पे बैठा और बामुश्किल 2-3 महीने था वो, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। और नासिरुद्दीन महमूद के बाद फिर जो है उनका, नासिरुद्दीन महमूद करीब 1394 से लेके 1412 तक ये रहे नासिरुद्दीन महमूद। और ये अलाउद्दीन सिकंदर शाह जो थे, ये इनके छोटे भाई थे। अलाउद्दीन सिकंदर शाह के छोटे भाई थे नासिरुद्दीन महमूद। ये नासिरुद्दीन महमूद 1394 से नासिरुद्दीन महमूद जो है, ये वो जो बताया ना कि जो नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के बेटे हुमायूं थे, जिन्होंने कि अलाउद्दीन सिकंदर शाह की उपाधि धारण की थी, वो 2-3 महीने में जब दिवंगत हो गए तो उनके बाद जो है सिकंदर शाह के बाद, अलाउद्दीन सिकंदर शाह के बाद उनका छोटा भाई नासिरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठा। और ये याद रखने की बात है कि नासिरुद्दीन महमूद जो है ये दिल्ली सल्तनत में जो तुगलक वंश था उसके अंतिम शासक साबित हुए। और इनके समय तक, नासिरुद्दीन महमूद के समय तक दिल्ली सल्तनत की सत्ता इतनी सिकुड़ चुकी थी, सिकुड़ इसलिए चुकी थी कि जो छोटे छोटे साम्राज्य थे उन्होंने अपने आप को आज़ाद करना शुरू कर दिया। और उस समय दक्षिण भारत, खानदेश, बंगाल, बिहार, मालवा, राजस्थान, बुंदेलखंड आदि जितने भी राज्य थे ये सब अपने आप को पृथक कर लिए और दिल्ली सल्तनत जो है सिमट करके बड़े छोटे भूभाग पे रह गया। और आप जानते हैं कि मजाक में कहा जाता था कि दिल्ली सल्तनत की सत्ता दिल्ली से लेकर के पालम तक है। कभी इस तरह की बात आती है कि किसके समय में कहा जाता था, इस शहंशाह के समय जो है कहा जाता था कि दिल्ली सल्तनत जो है सिकुड़ करके दिल्ली से पालम तक रह गई है। तो ये तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद थे जो 1394 से 1412 तक रहे। ये अंतिम थे तुगलक वंश के शासक। इनके वंश में एक और, ये इनके समय में एक और उपलब्धि है कि इन्होंने अपने वजीर, जिनका नाम कि मलिक सरवर था, वो ख्वाजा जहाँ था, तो मलिक सरवर साहब को इन्होंने जौनपुर का प्रमुख बनाया। और इन्होंने ही जो है, जो मलिक सरवर को ख्वाजा जहाँ जो है, क्या कहते हैं कि मलिक उस सर्क, यानी पूरब का स्वामी, और इन्होंने ही जो है जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना की। जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना मलिक सरवर उर्फ ख्वाजा जहाँ ने की थी। इनके समय की उपलब्धि, एक और रोचक बात इनके समय में है कि इनका शासन तो चल ही रहा था। इनके समय दिल्ली सल्तनत में दो दो शासक शासन कर रहे थे। एक तरफ तो नासिरुद्दीन महमूद साहब थे ही, दूसरी तरफ बड़ी रोचक स्थिति ये थी कि जो फतेह खां थे, फतेह खां का बेटा नासिरुद्दीन नुसरत शाह था। और नासिरुद्दीन नुसरत शाह ने फिरोजाबाद में स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया और कहा कि हम चलेंगे, दिल्ली पे कब्जा करेंगे। न सिर्फ सुल्तान घोषित किया बल्कि तातार खां को अपना वजीर भी नामजद कर दिया। तो इस तरीके से नासिरुद्दीन नुसरत शाह भी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे और नासिरुद्दीन महमूद भी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे। इन्होंने फिरोजाबाद में स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया और जो है कहा कि अब दिल्ली कब्जा करेंगे। और दिल्ली पे तो अभी फिलहाल ये थे ही, और तातार खां को अपना वजीर नियुक्त कर दिया। इस तरीके से दो शासक साथ साथ तुगलक वंश में शासक। एक तरफ तो नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली का शासक था, तो दूसरी तरफ नुसरत शाह जो था, क्या हुआ, हाँ, दूसरी तरफ नुसरत शाह जो था वो फिरोजाबाद में से शासन कर रहा था। और इसी बीच जो है स्थिति का लाभ उठा करके जो पंजाब के सूबेदार थे खिज्र खां ने सोचा कि वो भी क्यों न दिल्ली की तरफ चले। इसी बीच एक घटना घटती है, बड़ी महत्वपूर्ण घटना है तैमूर आक्रमण की। 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण होता है। तैमूर जानते हैं क्या होता है? तैमूर का मतलब होता है साहसी, लौ, फौलादी। तैमूर का अर्थ होता है लौ, फौलादी, शक्ति, साहस और मजबूत इरादों वाला। तो ये तैमूर यानी कि फौलादी, लोहा, साहसी, मजबूत, फौलादी इरादों वाला। और लंग इनको इसलिए कहते हैं कि युद्ध में घायल हो गए थे, इनकी टांग जो है ये लंगड़ा के चलते थे, इसलिए इनको लंग कहा गया। इनका नाम क्या? तैमूर लंग।
तो थोड़ा सा तैमूर लंग देखते चलें। तो तैमूर लंग ने 1398 में भारत पे आक्रमण किया। इनके बारे में अगर बात करें तो इनका जन्म जो है ट्रांसआक्सियाना में हुआ था। 1336 में हुआ था इनका जन्म। ट्रांसआक्सियाना में एक जगह है कैच में इनका जन्म हुआ था। कैच एक स्थान है ट्रांसआक्सियाना में, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता जो है अमीर तुर्गई एक छोटी सी जागीर के मालिक थे उस समय। और आगे चल के ये आपको पता है कि समरकंद की गद्दी मिली इनको, और एक महान सैनिक और कुशल राजनीतिज्ञ थे। और इनका साम्राज्य आप जानते हैं, ईरान, अफगानिस्तान, सीरिया, तुर्किस्तान आदि विशाल साम्राज्य के स्वामी थे ये। और भारत में इनका आक्रमण जो था वो धन लिप्सा के कारण था। धन दौलत लूट के इरादे से भारत आए थे ये। और इन्होंने आक्रमण 11/12/1398 यानी 11 दिसंबर 1398 में दिल्ली पे आक्रमण किया। और शाही सेना यानी कि उस समय नासिरुद्दीन महमूद साहब सुल्तान थे। नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली की बात हुई तो बताया कि नुसरत खां फिरोजाबाद में अपने आप को सुल्तान बनाए बैठे थे। तो दिल्ली में नासिरुद्दीन महमूद से इनकी भिड़ंत हुई। भिड़ंत 11 को आए तो जाहिर है कि शिविर लगता रहा होगा। दिल्ली में इनका पदार्पण हो गया था 11 को। 11 दिसंबर 1398 में तैमूर का पदार्पण दिल्ली में हो गया था। लेकिन युद्ध में सामना एक हफ्ते के बाद दोनों तैयारी करके भिड़े। शाही सेना नासिरुद्दीन महमूद और इनकी तरफ से क्या नाम था उनका, मल्लू इकबाल, तो लड़े। लेकिन जो है दोनों नासिरुद्दीन महमूद ये क्या नाम है मल्लू इकबाल पराजित हुए, हारे। परिणाम आप जानते हैं। ये भी आपको पता है कि बहुत गंदा काम किया इन्होंने कि 15 आदेश दे दिया कि 15 दिन तक दिल्ली में लगातार कत्लेआम चलता रहा। विशाल धन संपदा लूट करके समरकंद गए। और जाते समय इन्होंने खिजर खां, वही जो बताया पंजाब का गवर्नर जो गद्दी पे निगाह लगा हुआ था, उसको इन्होंने लाहौर मुल्तान का सूबेदारी सौंप दी। ये संक्षेप में हो गई तैमूर लंग की बात। तो 1398 में जब तैमूर लंग का आक्रमण हुआ तो उस समय जो थोड़ी बहुत बची खुची प्रतिष्ठा थी दिल्ली सल्तनत की वो भी खत्म हो गई। और तैमूर के वापस जाने के बाद जो है वजीर मल्लू इकबाल थे। वजीर मल्लू इकबाल की सहायता से फिर से एक बार जो है नासिरुद्दीन महमूद गद्दी पे आसीन तो हो गए। लेकिन जो सत्ता का जो वास्तविक जो मलाई थी, जो ताकत था, वो मल्लू इकबाल ने अपने हाथों में रखा। और इससे जाहिर सी बात है कि नासिरुद्दीन महमूद भयभीत हो गए और भाग गए कन्नौज। और इधर बताया कि खिजर खां ने जो है खिजर खां को तैमूर लूट माल करके समरकंद जाते समय इसने लाहौर और सुल्तान की सूबेदारी इनको सौंप दी थी। तो युद्ध में जो है मल्लू इकबाल को इन्होंने क्या किया, खिजर खां ने मल्लू इकबाल को ख़त्म कर दिया। मल्लू इकबाल का जो भय ख़त्म हो गया तो फिर से नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली आए। और दिल्ली में आने के बाद सत्ता उन्होंने उस समय अफगान सरदार थे दौलत खां लोधी, उनको सौंप दी। और 1412 में बताया कि नासिरुद्दीन महमूद नहीं रहे। यहीं पे तुगलक वंश का खात्मा हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और सरदारों ने मिल करके उस समय सोचा किसको राजा बनाया जाए, किसको सुल्तान बनाया, तो उन्होंने दौलत खां लोधी को जो है सुल्तान बना दिया। लेकिन खिजर खां की निगाह तो पहले से लगी हुई थी। खिजर खां ने दिल्ली पे आक्रमण किया, इनको पराजित किया। और आगे आप जानते हैं कि इन्होंने ही जो है 1414 में सैयद वंश की स्थापना की, जो कि 1451 तक चलता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। आज इतना ही।